हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूं आपका मेंटर आर के सर। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है बुक में केवल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, लेकिन हम लोग इसको पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमें डिटेल्स में पढ़ना है। याद रखिए, बायोलॉजी में बार बार कहता हूँ, आपको बोरिंग लगेगा लेकिन उसी तरह से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? डिटेल रीडिंग एक तरह से करिए, उसके बाद स्टडी। तो ये चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा लिनस ने 2 किंगडम्स बताए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज हम लोग देखेंगे नहीं, किंगडम और भी बढ़ गए हैं क्योंकि हम लोग एडवांस स्टेज में आ गए हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं लेक्चर में क्या पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये आप एक लिस्ट देख रहे हैं। क्या ये है? ये टाइम टेबल है आपका। डेस्टिनी जीत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग थ्रू यूट्यूब दे रही है फॉर नीट प्रिपरेशन। और बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि ज्वाइन कैसे करें डेस्टिनी जीत को। तो ज्वाइन करने की कोई आपको पद्धति नहीं जाननी है, केवल यूट्यूब में जाइए और ये याद रखिए, ये आपके टाइम टेबल है। मंडे और थर्सडे फिजिक्स, ट्यूसडे एंड फ्राइडे बायोलॉजी, वेडनेसडे एंड सैटरडे केमिस्ट्री। इस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे। आप जुड़िए, हर रोज 5 बजे, 1.5 घंटे का लगभग ये लेक्चर होगा। इसको आनंद से लीजिए, सीरियसली पढ़िए, नीट क्रैक होगा। चलते हैं अब आज के लेसन पर। तो चलते हैं आज के पहले सेक्शन में। क्या है? इंट्रोडक्शन। इसमें क्या देखते हैं, एक चीज मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन चैप्टर का भले ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, समरी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बायो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बायो पढ़ने वाले बच्चे, नीट पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मैंने कहा, बायो सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही आप कर सकते हो, फिजिक्स में भी कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी यानी कि बोटानी एंड जूलॉजी में आप ये लापरवाही नहीं करोगे। इंट्रोडक्शन भी उतनी गहराई से पढ़ोगे जितना बाकी पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ोगे। इसके साथ साथ समरीज को तो देखना ही पड़ेगा। भले ही हम लोग समरीज आपको ना बढ़ाएं, लेकिन जो पॉइंट्स समरी में भी नए आपको दिखे उसको नोट डाउन करें। जो बच्चा नोट डाउन करेगा, रिवाइज करेगा, उसी का नीट क्रैक होगा। चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है? तो क्या देखते हैं कि कह रहा है कि क्लासिफिकेशन तो हमने कहा कि लिनस ने शुरू किया था, और उन्होंने क्या किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है फर्स्ट चैप्टर में, मैं बता रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि लिनस ने शुरू किया था। लिनस से पहले भी लोग कोशिश किए क्लासिफिकेशन करने की, भले ही उसकी मान्यता उतनी नहीं मिली। अब देखते हैं कैसे कैसे लोग कैसे किस तरह से किए। तो देखिए, पहला क्या किया, डन इंस्टिंक्टली। इंस्टिंक्टली माने होता है जस्ट अपने मन से, जस्ट कोई प्लानिंग करके नहीं, यूजिंग क्राइटेरिया दैट वे साइंटिफिक, नॉट साइंटिफिक होगा, नॉट साइंटिफिक, ठीक है, ये नॉट साइंटिफिक, बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। हमको किसी चीज को यूज करना है तो उसके बारे में जानकारी होगी कि अच्छा चीज है, खूंखार है, डोमेस्टिक बन सकता है। तो उस तरह से क्राइटेरिया किया गया। किस लिए किया गया? फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब ये तो प्रिमिटिव हो गया, बहुत प्रिमिटिव, किसी का नाम भी नहीं आया। उसके आगे देखते हैं कोई कोशिश किया कि नहीं। हाँ, अरिस्टोटल ने तो कोशिश किया था। यही एक तरह से कह सकते हैं अर्लीस्ट इनका अटेम्प्ट था। उन्होंने प्लांटे को बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का। उन्होंने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल के कैरेक्टर्स देखे। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल देखा, एनाटॉमी नहीं देखा, सेल स्ट्रक्चर नहीं देखा। सामने एक पेड़ दिख रहा है, बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है, उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ऐसे प्लांट को उन्होंने बांटा। उन्होंने एनिमल्स को भी एक कैटेगरी बनाया। एनिमल्स का कैसे बनाया? उन्होंने 2 ग्रुप बनाया। क्या 2 ग्रुप? देखिए, ये नाम आपको नहीं दिया होगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही आपको दे रहा हूँ, ये याद कर सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं। उन्होंने ग्रुप बनाया कि कुछ एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड है वो एक ग्रुप बन जाए, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच मार के देखिए कैसा ब्लड निकलता है, व्हाइट ब्लड निकलेगा। तो कुछ जानवरों में रेड ब्लड नहीं होता है, तो उन्होंने नाम दिया जिसके पास ब्लड है। देखिए, मैंने रेड लिखा हूं, एनीमा, एनेमा कहिए या एनीमा कहिए, और अ यहाँ पे ई है, यहाँ पे अनेमा। समझ में आ गई? अ एंड ई का अंतर है। ई वाला जो है रेड कलर, रेड ब्लड का सिंबल है, एक तरह से समझिए।
उसके बाद हम लोग चले आते हैं अपने लिनस साहब के बारे में पढ़ते हैं। लिनस के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। कार्लोस लिनस, समझ याद आ रही है फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए लिनस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम शुरू हुआ था, आप जानते हो, और वो क्या था, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये तो हो गए है। इसमें हम लोग प्लांट्स को प्लांटे में दे दिए, एनिमल्स को दे दिए किसमें, एनिमेलिया में। लेकिन ये जो सिस्टम है वो ये नहीं कर पाया। मैं बताया था ना डोमेन, ये आपके इस चैप्टर में नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। ह्यूमंस के बारे में पढ़ा रहा था, याद होगा, वहां पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ था लेवल, किसका, टैक्सॉन का। वहां पे डोमेन लिखा हुआ था, मैंने कहा था वहां पे ई कैरियोट लिखा हुआ था, यू कैरियोट और प्रो कैरियोट्स। उन्होंने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डिस्टिंक्शन नहीं किया। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी डिस्टिंग्विश नहीं किया। उन्होंने जैसे मान लीजिए ये फोटोसिंथेटिक क्या है, ग्रीन एल्गे है, और नॉन फोटोसिंथेटिक है फंगाई। तो दोनों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स है। कैसे हो सकता है, मैंने कहा था ना कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम मेन मैंने बताया था, एक छोटा सा एक डिफरेंस कि एनिमल जो क्या नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। प्लांट्स के कौन है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन मैं वो एक ब्रॉडर सेंस में कहा था। जब लिनस ने ये डिस्टिंक्शन किया था तो उसमें फंगाई को भी उन्होंने रख दिया था उसमें। तो इससे क्या हुआ कि आपका नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी इसमें प्लांट्स में आ गया। तो कुछ तरह कह सकते हैं सही है, या मान ले सकते हैं कि वो प्लांट है, नहीं मान सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना कि फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वही क्या है, प्लांट्स है। तो फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो देखते हैं आगे हम लोग कैसे फिर इसको एडवांस फॉर्म में इसको क्लासिफाई करेंगे, किसको, किंगडम्स को। आगे स्लाइड में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न जो अभी एडवांस्ड फॉर्म में जो डिवीजन ऑफ किंगडम्स हुआ है ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो किस बेसिस पे हुआ है और किसने किया है, ये भी देखेंगे हम। तो देखिए बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हम लगे क्या क्या, सेल स्ट्रक्चर, मैं जो दाग दे रहा हूं आप याद रखिएगा, इसको नोट करना है। नेचर ऑफ वॉल, वॉल माने क्या होता है, सेल वॉल। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, हैबिटेट कहाँ रहता है वो ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप माने इवॉल्व कैसे किया। तो विट टेकर, R.H. विट टेकर 1969 में उन्होंने प्रपोज किया। अब देखिए टू किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे, अब हो गया कितना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और उसमें जो पहले हम लोग जानते तो किंगडम थे, क्या क्या थे, एनिमेलिया एंड प्लांटेरिया, प्लांट्स। अब देखिए उनके नाम, उनके हिसाब से क्या हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एक चीज बता दो, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो फंगाई में कह रहा हूँ, आप कहीं फंजाई सुने होंगे, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है। आप फंजाई कहिए, फंगाई कहिए, आपकी सुविधा अनुसार कहिएगा। मैं फंगाई कहता हूँ। अब देखिए इसका मेन जो ये था, ये जो 5 किंगडम बने, तो क्लासिफिकेशन में कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। जैसे मैंने लिनस ने एक क्राइटेरिया सोचा, जैसे एरिस्टोटल ने एक क्राइटेरिया सोचा, क्या सोचा, एनिमल में 2 तरह के एनिमल होते हैं, रेड ब्लड वाले एंड नॉट रेड ब्लड वाले। प्लांट्स में 2-3 तरह के प्लांट होते हैं, बहुत छोटे हर्ब्स, उससे बड़े श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया तो होगा। तो इन्होंने क्राइटेरिया जो यूज किया वो है सेल स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस आएंगे इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है, ये कुछ नहीं है जो अभी मैंने कहा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, समझे, उसी का दूसरा नाम है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। समझ में आ गया। तो आप ये कहिए या वो कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया वीट टेकर का, कौन, वीट टेकर। अब ऐसे समझ लीजिए जो गेहूं लेकर जा रहा था, वीट टेकर, ऐसे आप उच्चारण के हिसाब से सोच सकते हो। लेकिन मैंने एक और बात कहा था आपसे पिछले क्लास में
डोमेन की बात की थी मैंने। डोमेन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दो तरह के सेल्स होते हैं और उसी से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो ये दो डोमेन वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक क्या प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। तो आप क्या सोचते हो, व्हीट टेकर ने कौन से डोमेन को चुना? दो डोमेन या और कुछ और? तो नहीं, उन्होंने वही टू डोमेन वाले सिस्टम से ही किया। लेकिन अब नया एक, अभी तक हम इसको सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, खाली इसका इंट्रोडक्शन हम सुन रहे हैं, बाद में जब किताबों में छपेगी ये थ्री डोमेन वाली तब हम समझेंगे कि थ्री डोमेन क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। देखिए, मैंने कहा कि एक सेल जो होता है क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रिमिटिव, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं बना है। और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोट, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना है, एडवांस्ड होता है। और भी डिटेल्स मैं पढ़ूंगा जब सेल पढ़ाऊंगा चैप्टर में। यहाँ पे टाइम इसी को पढ़ाऊंगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, तो फिर दूसरा चैप्टर कैसे इसमें घुसा दूं। लेकिन एक और टाइप का सेल लोग सोच रहे हैं कि उसको अलग किया जा सकता है, और वो है किंगडम मोनेरा में मिलेगा आपको, और वो आर्की बैक्टीरिया के, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, उसको नॉर्मल बैक्टीरिया से नहीं मिला सकते हैं, वो एकदम जुदा है उससे। तो इस मोनेरा को ही अगर अब दो सेल वाला, दो डोमेन मान लिया जाए, मैंने दो टाइप के सेल वाले ऑर्गेनिज्म मान लिए, तो दो वहां पर, बाकी तो थे ही क्या यूकैरियोट्स, तो दो हो गया मोनेरा में, और बाकी यूकैरियोट्स थ्री डोमेन वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, रिमेनिंग यूकैरियोट में चला गया थर्ड वाला। तो इस तरह से हम लोग कितने किंगडम्स बन जाएंगे? तब मोनेरा के दो हो जाएंगे, फिर मोनेरा के दो हो जाएंगे, बाकी तो चार थे, तो दो और चार छह किंगडम वाला सिस्टम थ्री डोमेन में कहलाएगा। टू डोमेन में पांच किंगडम वाला सिस्टम व्हीट टेकर का, हम व्हीट टेकर का ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है जो कि व्हीट टेकर के 5 किंगडम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है टेबल के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको एक तरह से क्या, अपने टेबल बनाइए पेज में और फिर इसको याद कीजिए। यहाँ बुक से मत याद कीजिएगा, कभी नहीं समझ में आएगा और भूल भी जाइएगा। देखिए, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बताया। देखिए, जो व्हीट टेकर ने जो कैरेक्टर्स को मापदंड माना, आप उससे मिलाइएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कहिए डिफरेंस है तो मैं दिखाऊंगा, बाद में आऊंगा। ठीक है, सेल टाइप, ठीक है, एकमात्र यही है जो प्रोकैरियोटिक है, कौन? मोनेरा। बाकी यहां से लेके यहाँ तक चार किंगडम में क्या आपको मिलता है? क्या चार किंगडम है? नाम भी बता दो, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा एकमात्र ऐसा एक किंगडम है जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए, सेल वॉल हो सकता है किसमें? मोनेरा में, लेकिन वो कौन होगा? नॉन सेलुलोसिक होगा। सेलुलोसिक होता है प्लांट्स के लिए, सेलुलोज जिसको कहते हैं। सेल वॉल क्या जिसे बनता है? सेलुलोज से। ये जो बना हुआ ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स एंड अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन के सिंपलर फॉर्म से बने हुए हैं। कौन से? सेल वॉल, किसके? मोनेरा के। ऐसे होते हैं इसके सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल में डिफरेंस है देन द प्लांट सेल वॉल। अब प्रोटिस्टा में कुछ के पास में सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल होता है, मतलब आपके मोनेरा में सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोसिक नहीं होता है, वो पॉलीसैकेराइड यानी अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल होता है, कुछ के पास नहीं होता है, दोनों तरह के पाए जाते हैं वहां पे ऑर्गेनिजम्स। अब चलते हैं फंगाई में। तो फंगाई में ये देखिए सेल वॉल होता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड से बना हुआ था, यहाँ पे आप देखिए काइटिन से बना हुआ सेल वॉल मिलेगा। किसमें? आपको फंगाई में। प्लांटे में तो आप जानते हो सेलुलोजिक होगा प्रेजेंट, और एनिमल में तो कभी होगा नहीं सेल वॉल। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल का, जो कि मैं पिछले दिन ही बताया, मैं तो जनरल बता रहा था। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो मेम्ब्रेन में बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें बाकी सब में प्रेजेंट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं?
ये सेलुलर है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ये भी सेलुलर है, तो फिर हम अलग अलग क्यों किए, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी सेलुलर है, ए वन सेल, ये भी एक सेल वाला है, तो दो बनाने की क्या जरूरत थी किंगडम में, इसलिए बनाया गया है। ये है प्रोकैरियोटिक और ये क्या है यूकैरियोटिक, माने ये जो है प्रिमिटिव सेल वाला सिंगुलर सेल वाला है ऑर्गेनिज्म है, ये एडवांस सेल वाला सिंगुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगुलर सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। और बाकी हम क्या देखते हैं, ये तो आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लूज फॉर्म में टिश्यू बना के है, ऑर्गेन्स नहीं बने हैं, ऑर्गेन सिस्टम नहीं बना है, लेकिन सेलुलर नहीं कहेंगे उनको, ठीक है, उनको टिश्यू के फॉर्म में हो गया है, एग्रीगेट बन गया है ऑफ सेल्स। और उसी तरह प्लांट में भी आप टिश्यू ऑर्गन दोनों पाते हो। सबसे ज्यादा एडवांस कौन है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तीनों आपको मिलेगा एनिमलिया में, जो ऑर्गन सिस्टम के बाद में हम बताया था ना ऑर्गेनिज्म हो जाता है। एंड फाइनली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो देखिए ये जो है ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक मैंने प्लांट जैसे अपने खुद खाना बनाते हैं ना, ये भी बना सकते हैं, लेकिन अब ये करते कैसे हैं, दो तरह से करते हैं। प्लांट्स तो एक तरह से करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये केमोसिंथेटिक फॉर्म से भी कर सकते हैं, मैंने केमिकल से बना सकते हैं। उसी तरह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर तो ये प्लांट्स के जैसे कौन, मोनेरा, प्लांट्स के जैसे ये फूड बनाने की क्षमता इनके पास है। और दो तरह से ये लोग फूड बना सकते हैं, केमोसिंथेटिक फॉर्म से और फोटोसिंथेटिक फॉर्म से। वहीं पे देखिए कुछ ऐसे आपके मोनेरे भी मिलेंगे जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक माने अपना फूड नहीं बना सकते एनिमल्स के जैसा। अब एनिमल ही क्यों नहीं कहेंगे, ये केवल नहीं कहेंगे, देखिए ये हेट्रोट्रॉपिक है तो खाना कैसे खाएं, न्यूट्रिशन का इनका मोड क्या क्या हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। सेप्रोफाइटिक माने क्या होता है, डीके, डेड ऑर्गेनिज्म के डीके को खाना, सड़ा गला फूड जो है, कोई मर गया है चूहा कुछ, तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं। और पैरासाइटिक के फॉर्म में भी अपना हेट्रोट्रॉपिक अपना न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइट में आपके बॉडी में आपके स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, इसका टेंशन मत लीजिए। ऊपर में ये बैक्टीरिया भरा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे हाथ में पूरा बैक्टीरिया भरा हुआ है, मेरे मुंह पर बैक्टीरिया भरा, आपके भी मुंह पर भरा हुआ है, मेरा एक पर्सनल में नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारा चीज जो है ये आपको मोनेरा में मिलेगा। अब चलते हैं हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। इस देखिए ये क्या है, ये भी ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। प्रोटिस्टा क्या है मैं बताऊंगा थोड़ा सा, इसको अभी मैं जस्ट चार्ट बढ़ा रहा हूँ। ये दोनों क्या है ना कि इसमें सिंगुलर सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, उसमें हम वो बात भूल गए कि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है या नहीं है, वो नहीं देखा हमने देखा दो सिंगुलर ये ऑर्गेनिज्म, इसको एक जगह रखना है, फिर रखते हुए हमने ध्यान दिया कि अरे ये तो दो सिंगुलर सेल वाले तो है, लेकिन ये सेल्स अलग अलग हैं, एक प्रोकैरियोटिक है एक यूकैरियोटिक है। भैया यहाँ पर भी चेंज कर दो, यूनिसेलुलर वालों को दो पार्ट कर दो, मोनेरा कर दो, प्रोटिस्टा कर दो, इस तरह से दो बन गए। इनके पास में भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की क्षमता है, यानी कि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन केमोसिंथेसिस नहीं करते हैं ये लोग, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो ये मोनेरा जो है एक तो सोलली बैक्टीरिया के बारे में ही है, थोड़ी सी माइकोप्लाज्म के बारे में है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो लेकिन हम जस्ट अभी तो ये चार्ट पढ़ा रहे हैं आपको। उसके बाद ये लोग हेट्रोट्रॉपिक भी है, यानी कि वही पैरासाइटिक और ऐसे जैसे भी हो, छोटे छोटे है ना, कैसे खाएंगे वो तो वो जानते हैं, ठीक है। अब चले थे फंगाई के बारे में। तो फंगाई देखिए उसके पास अभी तक हमको पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो हेट्रोट्रॉपिक ही होना चाहिए। हेट्रोट्रॉपिक कैसे हो सकता है, वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, सारा गला भी खा सकता है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है अपने फूड के लिए। अब चले जाते प्लांट के। प्लांट एक मात्र ऐसा है एक ऑर्गेनिज्म है कि ये ऑटोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन करता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और एनिमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन उसका हेट्रोट्रॉपिक होता है, और उसमें याद रखिएगा तरह तरह से होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले खा लो फिर डाइजेस्ट करो, इसको कहते हैं होलो, चबाते हैं खाते हैं, फिर हम लोग जो खाते हैं होलोजोइक सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन है। और सैप्रोफाइटिक सड़ा गला जो बताया मैं, वो खाने वाले भी होते हैं ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो गीध है,
नाम सुने हो ना, वल्चर, तो वो सब सैप्रोफाइटिक है, मैंने वो जिंदा भी खाते हैं लेकिन वो सैप्रोफाइटिक भी खाते हैं। वैसे कॉकरोच हो गया कुछ, मैंने कई मतलब ये भी तो ऑर्गेनिज्म से एनिमल में ही आते हैं, तो ये सैप्रोफाइटिक भी तो हो जाते हैं। मैं अभी वो आपको डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या देखा, एक नंबर देखा सेल वॉल, सॉरी एक नंबर नहीं, 2 नंबर सेल वॉल, सेल टाइप देखा पहले, सेल टाइप मैंने प्रोकैरियोटिक क्या है, उसके बाद देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं देखा हमने। एक्चुअली सेल टाइप से ही तो पता चल जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा दे दिया गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं स्लाइड थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको चेक करने के लिए कि सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी दिया हुआ, जो मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था। चार्ट में वो 2 नहीं मिले आपको, मिले क्या, नहीं मिले। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे भ्रमित हो जाएंगे, चार्ट में तो है नहीं। इसी से मैं वापस इस स्लाइड पर आया। ये ध्यान रखने की बात है कि व्हीट टेकर की बात करें ना, व्हीट टेकर ने किस क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन किया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कि कैसे शुरू में कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन किए और फिर क्यों हम लोग चेंज किए एडवांस स्टेज में आकर 2 किंगडम से 5 किंगडम में। कैसे हुआ सोचिए, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, तो किसी किसी को तो यहाँ से खदेड़ा गया होगा ना प्लांट से, एनिमल से, कि आप उस किंगडम में जाओ, आप उस किंगडम में जाओ, आप उस किंगडम, किस बेसिस पर हमने भगाकर 3 और किंगडम बना दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। केवल हम लोग कहते हैं कि हाँ 2 किंगडम था और 5 किंगडम हो गया। अरे क्यों हो गया भाई, कुछ तो बेसिस होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए देखने का कि हाँ ये कारण है कि इनको नहीं रखेंगे प्लांट में, इनको नहीं रखेंगे एनिमल में, इनको भेज देंगे और एक दूसरे किंगडम में, इसको भेज देंगे इस किंगडम में, इसको भेज देंगे 3rd किंगडम में, और 3 किंगडम बना दिया हमने। देखिए क्या कारण था। देखिए अर्लियर क्लासिफिकेशन में आप देखिएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सारे के सारे को हम क्या कहते थे, प्लांट्स कहते थे। अब आप कहोगे बैक्टीरिया के प्लांट्स है कि नहीं, अब वो आर्गुमेंट नहीं होगी। हम लोग क्यों कहते थे वो बताएंगे हम। इसलिए कहते थे कि इन सब ऑर्गेनिजम्स में आपको सेल वॉल मिलता था, अभी मिलता है, मतलब मैंने उन्होंने क्राइटेरिया जो देखा कि इन सब ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल है। तो ये एक ग्रुप के हो गए, एक किंगडम के हो गए, और वो क्या किंगडम है, ये हो गया आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, अब ये करने के बाद देखा गया कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक दूसरे से नहीं मिलता है, फिर भी उनको जोर से लाके हम लोग प्लांट में रख दिए। यहाँ पे देखा गया कि मैंने बताया था एक वर्ड प्रोकैरियोटिक, बार बार मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। प्रोकैरियोटिक जो है, जैसे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक माने कि प्रिमिटिव सेल वाला, जिसमें कि अभी एडवांस फॉर्म में सेल नहीं बना है। और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये दोनों है प्रिमिटिव सेल वाले, प्रिमिटिव सेल वाले दोनों। ब्लू ग्रीन एल्गे मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये एल्गे नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे हम कह रहे हैं, लेकिन है ये बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों कहा गया, पहले लोग बताया ना कि मतलब उतना नहीं जानकार थे, वो देखे कि ब्लू ग्रीन माने ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन समझते हैं आप। देखिए मैं पेन ही चला रहा हूँ ना, इसमें आप थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दीजिए तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन को ही हम क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं, साइनो, सियान कहते हैं, cy इधर लिख देता हूँ आपको, CYAN, सियान। सियान एक कलर है, मिक्स कलर, उसी से नाम आया है साइनो, सियानो कह सकते हैं आप, तो साइनो कहते हैं लोग, साइनो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है लेकिन उसका कलर ब्लू स्क्रीन है, और गलती से लोग उसको एल्गी मानते थे, इसलिए उसको एक ग्रुप में कर दिए थे। अच्छा, तो ये कौन थे लोग, ये लोग प्रोकैरियोट हैं।
अब प्रोकैरियोट के साथ में हम लोग किनको घुसा दिए थे, यूकैरियोट को जोड़ दिए थे और कह रहे थे प्लांट है सब। उसके बाद देखते हैं ये ग्रुप कर दिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर्स के साथ में। जैसे आप देखोगे क्लाइमेडोमोनास है, उसके बाद आपका स्पाइरोगाइरा है, ये एल्गे के अंडर में रख दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यूनिसेलुलर है, ये जो है मल्टी सेलुलर है। अब तो इसका मतलब ये एल्गे में आ गया, ये अब तो एल्गे नहीं रहेगा, क्या रहेगा। अब अगर मैं जस्ट अगर करके कह रहा हूँ, अगर इसके पास प्रोकैरियोटिक सिंगुलर सेल है तो किस में जाएगा, एक ग्रुप में। अगर उसके पास में यूकैरियोटिक सिंगुलर सेल है तो दूसरे ग्रुप में जाएगा। अब इसके पास क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये बात समझना कि इसके साथ तो नहीं होना चाहिए, एल्गे में नहीं होना चाहिए, तो इसको अलग दिया गया किंगडम। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि आप जब एल्गे चैप्टर पढ़ोगे तो इनसे भेंट होगी, किससे, क्लाइमेडोमोनास से। क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज हैं, बायोलॉजिस्ट अभी भी कंफ्यूज है किसको रखा जाए कहाँ, किसको कहाँ रखा जाए, ये कंफ्यूजन अभी भी है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए आप सोचिए कि एकदम क्लियर सब हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोग टू किंगडम सिस्टम को भी इस्तेमाल करते कहीं 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 फाइव किंगडम सिस्टम जो किंगडम जो है सिस्टम वो तो शुरू हुआ है बहुत लेट से, अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया ये हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, जैसे कि हाँ फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में, वो दोनों के पास में क्या है कैरेक्टरिस्टिक देखिए उनका वॉल्स है, वॉल्स सेल वॉल है, इसलिए भाई सब प्लांट्स एंड फंगाई सब एक ग्रुप में आता है, वो क्या ग्रुप है, प्लांट किंगडम। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि फंगाई के पास में जो होता है वो काइटिनिन होता है, वो सेलुलोज नहीं होता है वॉल में, इसलिए सेलुलोसिक वॉल वाला जो प्लांट है ग्रीन प्लांट और फंगाई तो एक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो ये कैरेक्टर उसके पास नहीं है, तो कैसे एक साथ में आप कर दिए। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर अलग होने के चलते फंगाई को हम लोग एक अलग किंगडम दे दिए कि भाई तुम जाओ, तुम गुस्सा मत करो, तुमको अलग राज दे रहे हैं, वहीं पे जाकर किंगडम में अपने रहो और शासन करो, तुमको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और उसको दिया गया सेपरेट किंगडम, किंगडम फंगाई, ठीक है। अब बचा यूनिसेलुलर दो ग्रुप, एक तो प्रोकैरियोटिक हो गए ऑर्गेनिजम्स, उनको चुनने लगे हम लोग, चुन चुन कर उनको एक जगह लाए, और लाके उनको एक किंगडम दिया हमने, उसका नाम पड़ा मोनेरा। और फिर हम यूनिसेलुलर फिर ऑर्गेनिजम्स चुनने लगे, कैसे ऑर्गेनिजम्स, जो यूकैरियोटिक है, जिनके पास सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, तो इनको कहा गया कि चलो भैया आप एक ले लो और किंगडम, ठीक है। इनको किंगडम दिया गया क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा बना, किंगडम मोनेरा बना, तो देखा किंगडम प्रोटिस्टा में क्लाइमेडोमोनास आ गया। तो मैंने कहा ना कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, क्यों बाद में कहा, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो एक चीज को पहले से आप ये कर लोगे तो फायदा क्या है, पहले ही डिस्कस कर लेंगे तो टाइम तो डबल वेस्ट करेंगे ना। तो ये देखिए ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक, सभी लोग यूकैरियोटिक जो है सबको एक जगह ला दिया गया। लेकिन ये जो है क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास, इनको पहले तो हम लोग एल्गे के रूप में रखते थे, और वो भी एल्गे किसमें, प्लांट्स में, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल होता था, सेल वॉल है दोनों के पास, क्या है क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला में आपके पास सेल वॉल है। वहीं पे पैरामीशियम लिखते हैं पैरामोइशियम, लेकिन बोलते हैं पैरामीशियम। उस तरह यहाँ पे एमीबा, इसको लिखते हैं एमोइबा, लेकिन बोलते हैं एमीबा। अब ये आपकी इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप किसी को ये अमोइबा के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई हंस देगा, तो आपको टीचर ही बताएगा ना प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इनको पहले हम एनिमल किंगडम में रखे थे, क्योंकि इनका सेल वॉल नहीं था, दे लैक इन सेल वॉल। तो सेल वॉल जिनके पास नहीं था उनको हम लोग एनिमल किंगडम में रख देते, ये यूनिसेलुलर थे, और जिनके पास सेल वॉल था यूनिसेलुलर उनको हम लोग
प्लांट्स में रख दिए थे, एल्गे में रख दिए थे इनको, क्लाइमेडोमोनास एंड कोरेला। अब देखिए, अब देखा गया नहीं, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। तो जितने सारे दुनिया के यूकैरियोटिक हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो, उनको एक किंगडम दो। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत इजी मैं कर दूंगा। अब देखिए, ये तो हो गया कि कैसे हम लोग 5 किंगडम में पहुंचे। तो क्या ये सीमित रह जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग कोशिश करें 6 किंगडम करने के लिए। कैसे? अब डोमेन दो ही है ना, प्रोकैरियोटिक वाले और यूकैरियोटिक वाले, दो टाइप के सेल्स। अब कहा नहीं, प्रोकैरियोटिक में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो डोमेन तो क्या हो जाएगा? दो टाइप के सेल्स वहां पे नहीं है तो डोमेन 3 हो जाएगा। और जब मोनेरा को हम तोड़ेंगे, प्रोकैरियोटिक को तोड़ेंगे, तो वो 2 किंगडम बन जाएगा। 2 किंगडम बनेंगे तो टोटल कितने? 6 किंगडम्स हो जाएंगे। तो यानी कि हम लोग कोशिश, एक्चुअली साइंस यही है, एडवांस करेगा साइंस, बढ़ेगा, रिसर्च करेगा, अलग अलग नॉलेज आएंगे, हम पीछे वाले नॉलेज को ओवरलैप करके फिर नया एक धारणा तैयार करेंगे। 2 किंगडम था, हमने सोचा नहीं 2 किंगडम सही नहीं है, हमने 5 किंगडम कर दिया। लोग कोशिश करें 6 किंगडम करने की, आगे चल के कितने किंगडम से बने हम नहीं जानते हैं, ये तो साइंटिस्ट बता सकेंगे, मैं कैसे बताऊं। तो इस अभी भी चल रही है कोशिश। किस किस चीजों को? पहले तो हम लोग मॉर्फोलॉजी से शुरू किए थे, अब याद होगा एरिस्टोटल ने खाली मॉर्फोलॉजी देखा था। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज। अब हम लोग यहाँ तक चले आए कि फाइलोजेनेटिक, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी अब कंसीडर करने लगे हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम्स। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं 5 किंगडम के, एक एक किंगडम को पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम है, आप तो जान गए हो, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। 5 किंगडम में कौन सा? पहला किंगडम हम पढ़ेंगे मोनेरा। दूसरा किंगडम हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंगाई या फंजाई। और आप चौथा पचो बता सकोगे, नहीं बता सकोगे तो मैं लिख देता हूं, प्लांट या प्लांटे। और पांचवा क्या होगा? एनिमल या एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक और चीज पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में थोड़ा रीडिंग करेंगे, लेकिन नाम बता दूं, वो किसी किंगडम में भी, उसी से मैं कह रहा हूँ रिसर्च चल रही है, वायरस, वायरॉइड्स, ये सब हम भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया, अभी क्यों नहीं रखा गया वो सब डिस्कशन बाद में होगी, अभी मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो चलते पहले कौन सा किंगडम? मोनेरा में। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, सोल मेंबर्स, एकमात्र बैक्टीरिया लिखा हुआ, लेकिन आप देखिएगा लास्ट में इस सेक्शन में जो पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के अलावा भी एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जो कि इसके मेंबर है, लेकिन ऐसे जनरली सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम कौन है? बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ गई? दे आर द मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत हर तरह हर जगह बहुत क्वांटिटी में पाए जाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके हम 4 कैटेगरीज बना सकते हैं। 4 कैटेगरीज कैसे बनाएंगे? शेप के हिसाब से। अब देखिए, मैं 4 कैटेगरी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। पहले है स्फेरिकल, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जब होंगे, तो स्फेरिकल माने क्या होता है? ऐसा होता है। अब 3D में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, 2D में दिखा। तो ये हो गया कोकस, सही भी कहते हैं। उसके बाद है माने प्लूरल को, जैसे टैक्सॉन सिंगुलर, टैक्सा प्लूरल, हमेशा एस लगता है, ऐसा नहीं। अच्छा, रॉड शेप अगर है, रॉड शेप को क्या कहा गया? बैसिलस या बैसिली। बैसिलस सिंगुलर, बैसिली प्लूरल। कैसे होंगे ये रॉड शेप? ऐसे ऐसे, रॉड है ना, रॉड जैसा लग रहा है, ये रॉड शेप वाला हो गया। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर शेप हो गया। अब चलते हैं कॉमा शेप, उसको कहते हैं वाइब्रियम या वाइब्रियो प्लूरल उसका।
कॉमा आप देखे हो ना, ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना कि अब ऐसे कर इधर से भी कर सकते हो, और ये कॉमा है, ऐसे ऐसे कर किया हुआ रहेगा, ये कॉमा शेप हो गया, ये हो गया तीसरा आपका, तीसरा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर डबल। अच्छा, तो ये समझ में। और लास्ट है स्पाइरल, जिसको कि हम कहते हैं स्पाइरिलम या स्पाइरिला। तो वो कैसे होता है, वैसे स्पाइरल में समझ ऐसे थोड़ा सा होना, इसमें फ्लैजिला भी होता है, ठीक है। ये चार तरह के हम शेप के हिसाब से बैक्टीरिया पढ़ते हैं। देखिए बैक्टीरिया है ना, और कह रहे हैं कि प्रिमिटिव फॉर्म का सेल है उसके पास में, तो उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको क्या लगता है? बहुत सिंपल होगा। सिंपल तो है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप कंपेयर करें, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, अलग अलग ढंग से वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है, अलग अलग कंडीशंस में वो रह सकता है। जैसे कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक का मतलब है वो लोग अपना खुद का खाना बना सकते हैं, वो भी क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकते हैं। जैसे कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, सल्फर इनऑर्गेनिक है, तो ऐसे ऐसे चीजों को लेकर वो बना सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर यूज करेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। ये लोग ये हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट लेके बना रहे हैं, और केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। दूसरी मैंने कहना मतलब कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस से जो इंग्रेडिएंट्स है वो ना मिला, मैंने कहा ना SO2 भी लेके कर सकते हैं, तो वो केमोसिंथेटिक हो जाते हैं। इनके वास्ट मेजोरिटी जो होते हैं ये जनरली हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, यानी कि खाना ये खुद नहीं बना सकते। तो खाते क्या है, तो किसी और ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करते हैं पैरासाइट के रूप में, या डेड ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, सैप्रोफाइटिक हो जाते हैं। तो ये था इनका एक जनरल क्या कैरेक्टर, किसका, मोनेरा किंगडम, जिसमें कि बैक्टीरिया भरे हुए हैं। अब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम लोग मोनेरा के फर्स्ट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो ये है, इसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, देखने में तो आर्ची बैक्टीरिया भी कह सकते हो, लेकिन आर्की बैक्टीरिया ही कहते हैं। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअली है, ये देखो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। क्यों स्पेशल है ये बात समझना हो, ये ऐसे हैं, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी जिंदा रह सकते हैं, और फलते हैं फूलते हैं, कष्ट में नहीं रहते हैं, खुशी से रहते हैं। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो, नमकीन जैसे समुद्र हो गया, समुद्र में नमकीन कितना होता है, समुद्र पानी कभी गए हो गए सी शोर पर या सी बीच पर, अब जब मुंह में पानी गया होगा तो लगता होगा ना कितना नमकीन है। तो उस तरह के इलाके में भी वो लोग रह सकते हैं। तो उस जो कि अब देखिए सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट का एक फॉर्मूला बता सकते हो आप? एक फॉर्मूला तो जानते हो, NaCl। तो क्या NaCl ही एक सॉल्ट है? नहीं, मैं और एक सॉल्ट बता रहा हूँ। एक सॉल्ट है KCl, गलत मैं कह रहा हूँ? इस तरह से क्या ये सॉल्ट है? Na2SO4, हाँ ये भी सॉल्ट है। तो ये जो सारे सॉल्ट हैं, अब इसमें फर्स्ट वाले को ले लीजिए आप, कैटायन लीजिए। जब इसमें हेलोजेंस होंगे, हेलोजेंस, तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग हेलोजेनिक सॉल्ट्स कहेंगे। तो हेलोजन से बने हुए सॉल्ट्स से इनको बहुत प्यार है। तो जिनसे प्यार होता है ना, जो डर होता है हम कहते हैं फोबिया होती है, फोबिक हो जाते हैं लोग, फोबिक। फोबिक माने क्या, डर। और फिलिक बन जाएंगे, फिलिक या फिल, तो प्यार, समझे, ये याद करना, प्यार, ठीक है। तो फिलिक प्यार करने वाला, फोबिक डरने वाला। तो ये लोग बन जाते हैं हेलोजिन के से प्यार करने वाले हैं, माने ये बन जाते हैं हेलोफिलिक, और इनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। तो जो आर्की बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में आराम से रहते हैं, उनको कहते हैं इनको प्यार है नमक से। कौन सा नमक? जो हेलोजिन के कैटायन से बनते हैं। तो ये हो गए हेलो
फिलिक या हेलोफिल्स। अब कुछ तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में गर्म पानी 80 डिग्री 90 डिग्री पानी खौलता लगता है पानी, आपका हाथ जल जाएगा, उसमें वो आराम से उस बैक्टीरिया जी रहा है, अपना खानदान पैदा कर रहा है। अब देखिए उसमें दो तरह के पानी हो सकते हैं स्प्रिंग में, उसमें हीट तो है ही, थर्मल है हीट, तो वो बन जाता है थर्मोफिलिक, हीट से प्यार है, उसको थर्मल फिलिक कहेंगे। और एसिडिक वाटर सुने ना, एसिडिक वाटर भी होता है, रेन वाटर वो अब जहाँ पॉल्यूशन होता है एसिड रेन होता है, तो एसिडिक, तो एसिड से भी वो प्यार कर लेते, तो एसिड में भी पलते फूलते हैं, तो एसिड से जिनको प्यार हो जाए उनको कहेंगे क्या, एसिडोफिलिक। इस तरह से ये दोनों अगर हो जाए, गर्म पानी है एसिडिक है तो क्या हो जाएगा, तो उस तरह के बैक्टीरिया को क्या हो गया, थर्मो एसिडो फाइल्स। तो ये थर्मो एसिडोफाइल्स भी होते हैं और ये हेलोफाइल्स भी होते हैं, समझ में आ गई। साथ ही साथ ये लोग मार्शी एरिया में भी रहते हैं, मार्शी एरिया जहाँ ये लोग क्या करते हैं, मार्श समझते हैं, जो क्या कहते हैं, माने कीचड़ है, थोड़ा पानी है, दलदला है, ऐसा इलाका जो है जहाँ थोड़े से घास फूस है, तो वहां पे ये लोग मीथेन गैस तैयार करते हैं। तो मीथेन गैस तैयार करते हैं तो एक तरह से इंजन हो गया किस चीज के, तैयार करने वाले मीथेन गैस, तो इनको कहते हैं हम लोग मीथेनोजिन्स, समझे, ये लोग तैयार कर सकते हैं मीथेन गैस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनका कैरेक्टर एकदम अलग है, जुदा है बाकी सब ऑर्गेनिज्म से, जहां जहां नहीं रहना चाहिए वहां ये रह सकते हैं। और देखा गया है कि दूसरे बैक्टीरिया की तुलना में इनका सेल का वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। अब इसी से ये लोग सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, देखिए सेल वॉल अलग है, इसी से लोग कह रहे हैं इनको अलग कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं को अलग करने की बात हो रही है कि अलग डोमेन में दीजिए, इनके सेल वॉल अलग है, सेल जो इनका बना हुआ है अलग सेल वॉल से बना हुआ है, तो प्रिमिटिव होते हुए अलग है, तो इनको दे दीजिए एक डोमेन, अभी दिया नहीं गया, तो इन्हीं को अलग करने की बात की जा रही है। ये मेथोजिन जो होते हैं, जो ये आर्कीबैक्टीरिया जो मीथेन तैयार करते हैं, ये गट माने स्टमक, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के में पाए जाते हैं। रूमिनेंट में एनिमल्स क्या है, चबाते हैं बचा हुआ खाना, फिर चबाते हैं निकाल के, चबा चबा के चबाते हैं, यहाँ पे देखिए फेना जैसा हो जाता है गाय का भैंस का, देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो ये काऊ हो गए, बफेलो हो गए, तो ये रूमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। इनके गट में ये क्या खाते हैं, देखिए खाते क्या है, ये लोग खाते हैं आपके पत्ता खाते हैं, घास खाते हैं, आप खाते हो, नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, क्योंकि उनके पास उसको हजम करने की क्षमता है, आपके पास नहीं हुआ है। कुछ तो ये हेल्प करते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया उनके हजम करने में, और वो हजम करके क्या तैयार करते हैं, उनके पेट में मीथेन तैयार करते हैं, ठीक है। और वो मीथेन किस काम में लगता है, आप पढ़ोगे बायोगैस के बारे में, गांव में बायोगैस तैयार किया जाता है, इन्हीं ये जो गोबर है, डंग जिसको कहते हैं, एनिमल डंग जो है, गोबर, इसको गोबर कहा जाता है, गोबर, ठीक है। ये गोबर से हम लोग बायोगैस तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें कौन तैयार किया है गोबर, कौन तैयार कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है ये बैक्टीरिया, उसको खाना पीना देते हैं कि भाई खाओ, लेकिन मीथेन गैस तैयार करो, मीथेन गैस बर्निंग में हेल्प करता है, हम कुकिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये था आर्कीबैक्टीरिया। अब चलते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने। एक्चुअली ये यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया है, जिनके बारे में बैक्टीरिया कैरेक्टर जो बोलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया तो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनको अलग करने की बात की जा रही है। हम लोग मोनेरा में इन्हीं को ठीक से पढ़ना चाहते हैं। इनका क्या है, इनके पास रिजिड सेल वॉल है, अगर ये मोटाइल है, चल मैंने पानी में चलेंगे, पैर से नहीं चलते हैं लोग, तो इनके पास फ्लैजिलम होता है। साइनोबैक्टीरिया में बताया था बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, लेकिन वो क्या है, बैक्टीरिया है। एक्चुअली उसके पास में क्लोरोफिल ए होता है, ए क्लोरोफिल ए, और ये क्लोरोफिल ए जो है ना, ग्रीन प्लांट्स, हर प्लांट्स के पास में होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये लोग भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए।
कौन? साइनोबैक्टीरिया की स्पेशल बात कर रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया ये लोग क्या होता है? यूनिसेलुलर, तभी तो यहाँ पे आ गए। लेकिन एक कॉलोनी में रह सकते हैं, फिलामेंटस बन सकते हैं लोग, फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल, एल्गे, तीनों जगह रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, पानी दो तरह का पानी में रह सकते हैं, नमक पानी में रह सकते हैं, फ्रेश पानी में रह सकते हैं, और जमीन पर भी, यहाँ पे सॉइल में कहीं हो सकते हैं, पेड़ पर कहीं हो सकते हैं, सब जगह पाया जा सकता है। कॉलोनीज जो होता है इनका जनरली एक जेलिटिनस इसमें शीट होता है। क्या होता है? जेलिटिनस शीट। जेलिटिन, जेलिटिन समझते हैं आप? थोड़ा सा आप कह सकते हो जैसे गम कहते हैं ना, गम, आजकल गम कहते नहीं है, ग्लू कहते हैं, क्योंकि हम अमेरिकन हो गए हैं। अब ब्रिटिश पहले तो गम कहते थे, अब ग्लू कहते हैं। तो ग्लू जैसा चीज, इसको जैसे ग्लू चट चट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप छोड़िए, हनी ले लीजिए, हनी जेलिटिनस शीट बनाएगा, तो उस तरह के ये शीट बना देते हैं कॉलोनीज में जब होते हैं। और ये लोग ज्यादातर ब्लूम्स बनाते हैं कब? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में रहेगा। तो वाटर बॉडीज अगर पॉल्यूटेड हो तो ये लोग ब्लूम बनाते हैं। मतलब क्या करते हैं लोग? पॉल्यूटेड वाटर बॉडी माने वहां पे खाना सड़ रहा है, गल रहा है, तो ये लोग सेप्रोफाइटिक होकर वहां पे खाते पीते अपना खानदान फैलाते हैं और पूरा भर देते हैं पॉन्ड को। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? ये लोग फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं लोग बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ऐसे एग्जाम्पल नॉस्टॉक का है एंड एनाबेना का है। एनाबेना के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नॉस्टॉक को हम देख रहे हैं, ये फिगर है नॉस्टॉक का, नॉस्टॉक, ठीक है। अब देखिए नॉस्टॉक क्या है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। ये ब्लू ग्रीन एल्गे, आप कहिए तो साइनोबैक्टीरिया होंगे सर, ये सभी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को आप साइनोबैक्टीरिया कहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नॉस्टॉक अलग, मैंने कहीं इसका अलग नाम है क्योंकि इसके पास एक और चीज होता है। ये चीज जो है अलग है नॉस्टॉक का। क्या है वो जानते हैं आप? ये है उसका हेट्रोसिस्ट। यही हेट्रोसिस्ट जो है ये स्पेशलाइज सेल है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो जिसके पास में जाएगा बोले भाई हम आपको नाइट्रोजन देंगे, जिस क्रॉप के पास जाए, हमको तो नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे? तो लाएंगे आपको इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स देने के लिए तैयार है। तो एक्सचेंज दे दो ना, आप कुछ दोगे तो वाटर सिस्टम हम लेंगे। इस तरह से वो लोग देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनके लिए और उनसे मदद लेते हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये देखिए एक अलग चीज देखिए, ये एक्चुअली ये है नॉस्टॉक, लेकिन उसके चारों तरफ देखिए कुछ व्हाइटिश ब्लूइश एक लेयर बना हुआ चारों। ये म्यूसिलेजिनस शीट है उसका। म्यूसिलेजिनस शीट में समझते हो, सर्दी होती है आपको तो जो नाक से निकलता है ना वो म्यूसिलेजिनस ही होता है। तो उसी तरह का शीट एक यहाँ पे इसके चारों तरफ बॉडी पर मतलब स्लिपरी चीज होता है, ठीक है, ऐसे कवरिंग होता है उसका, उसका प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह से। तो ये था आपके किसके बारे में मैं बता रहा था? नॉस्टॉक के बारे में। लेकिन एनाबेला भी आपका, उसके पास में भी आपका स्पेशलाइज सेल है जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो दो एग्जांपल्स यहाँ पे। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को लेकर उसको रिलीज करते हैं, उससे एनर्जी, एटीपी, एटीपी एनर्जी करेंसी कहा जाता है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। तो उस एनर्जी के लिए तो इतना फोटोसिंथेसिस करना, उसको फिर तोड़ना, माउथ रेस्पिरेशन के द्वारा काम करना, तो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए सब चीज को रिसाइकिल कर सकते हैं लोग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि हम खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के वो लोग एनवायरनमेंट में ला देते हैं ताकि हम फिर रीयूज कर सकें। ये था यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं स्लाइड में क्या है। तो हम लोग जारी रखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने क्या कहा कि दो तरह के हो सकते हैं, क्या? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। नॉस्टॉक भी एक साइनोबैक्टीरिया एक तरह से कह सकते हैं, वो भी तो ब्लू ग्रीन एल्गे है। तो ये सारे जो अपना फूड बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉप थे।
लेकिन मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स नेचर में। और इनका काम क्या होता है? डिकम्पोज करना। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं ना, बताया, ये चीजों को, मिनरल्स को फिर तोड़कर एनवायरनमेंट में वापस देते हैं। Many of them have significant impact on human affairs. हमारे जिंदगी में इनका बहुत महत्व है। कैसे? ये जो दूध बनता से दही बनता है, बैक्टीरिया ही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं, बैसिलस। उसी तरह से एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बनते हैं बैक्टीरिया से। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन अभी तो हमने देखा। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये लोग रहते हैं, नोड्यूल्स के रूप में, और वहां पे उनको डायरेक्टली दे देते हैं। इसलिए देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स किसको कहते हैं? पल्सेस, दाल। तो दाल जातीय जो प्लांट्स होते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को ठीक रखने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन आएगा तभी फर्टिलिटी रहेगी प्लांट्स की, इसलिए यूरिया ऊपर से नहीं देना पड़ेगा। तो ये कौन हेल्प करता है लेग्यूम्स को? ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में। उसके बाद देखिए, लेकिन देखिए, हमें लाल रंग से लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ? खतरे का निशान है। देखिए, ये कुछ पैथोजेंस भी होते हैं और हमारे लिए खतरा का निशान है। इसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए, सबके लिए खतरा का निशान हो सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी कर सकते हैं? देखिए, बीमारियों का नाम लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। उसके बाद है ये कितने? 4 मैंने कहा, 1 2 3 4। ये 4 बीमारियों को जानना पड़ेगा कि बैक्टीरिया कर सकते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? मेनली फिजन। फिजन क्या होता है? देखिए, ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये था ऐसे, इतना, ठीक है? यहाँ से उसका सेल वॉल श्रिंक करने लगा। श्रिंक करते असल में क्या, वो मटेरियल भी बढ़ गए हैं, इधर कुछ चला गया, इधर कुछ चला गया, और फिर यहाँ से 2 हिस्सा हो जाएगा। तो समझिए, यहाँ पे बाप नहीं होता है, माँ होती है। क्यों? माँ से बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन बाप कहाँ है? अब ये जो फिर होंगे, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, ये भी डॉटर कहलाएंगे, क्योंकि बाद में यही लोग माँ बनेंगे। तो इनमें मदर एंड डॉटर्स होते हैं, बाप और सन नहीं होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये असेक्सुअल है। लेकिन आप सोचोगे ना कि ये तो बांट दिया, यहाँ वैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 2 तरह के सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में हायर ऑर्गेनिजम्स में एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ये लेकिन मियोसिस ने, ये उसमें कहते हैं कि खाली बढ़ जाए 2 हिस्सा में तो उसको हम माइटोसिस कहते हैं। नहीं, ये माइटोसिस नहीं सेल डिवीजन है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। 2 हिस्सों में सेल को उसने तोड़कर बना दिया, ठीक है? अब कहोगे कि तो ये माइटोसिस क्यों नहीं है? तो माइटोसिस में जो क्रियाएं होती है वो उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको बाइनरी फिजन ही कहिएगा। इसको माइटोसिस अगर पूछ दिया माइटोसिस है, नहीं है। अच्छा, तो अब देखिए, ये तो फेवरेबल कंडीशन, को खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो कर रहा है अपने डिवाइड करके वो बनते जा रहा है। 2 से 4, 4 से 8, बाइनरी है ना, डबलिंग होते जाएगा। 2 1 है तो 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, ये पूरा घर है, ठीक? मैंने कहा कि ऐसे ही है, इस घर में चाहे कंटेनर है, समझ लीजिए कंटेनर है, उस कंटेनर में एक कंटेनर रखा हुआ है। मैंने कहा एक जो बैक्टीरिया यहाँ पे है वो बाइनरी फिजन करके 2 बन गया। ऐसे करके वो 15 दिन में आधा कंटेनर भर दिया, ठीक है? कैसे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। और 15 दिन उसको लगे आधा कंटेनर, हाफ कंटेनर भरने में। अब ये हाफ वो कितने दिन में भरेगा? 1 सेकंड में दे रहा हूं, 30 डेज। कितने लोगों का 30 डेज आंसर है? तो अपने लिए थम्स अप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका थम्स डाउन करने वाला हूं। तो ये गलत है। अरे, ये जब मान लीजिए 64, ऐसे मान लीजिए 64 बैक्टीरिया मिलकर ये हाफ कंटेनर फुल कर दी, तो अब 64, अब कितना बनेगा? डबल 120, फिर 64 हो जाएगा ना। अभी तो 120 तो 64 हो जाएगा ये।
तो एक दिन में भर जाएगा। तो ये 16 डेज कंप्लीट होते हैं, तो माने एक दिन लगेगा और वो पूरा भर जाएगा। तो ये सिंपल बात समझने के लिए मैं बताया, जैसे गिमिक नहीं था। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कितना हो सकता है। ये लगता है 1 से 2, 2 से 4, लेकिन जब सोचिए बड़े पैमाने पर कितना ही फैल सकते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन हो तब ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक ऐसे सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट समझते हैं, एक हार्ड वॉल, और डिवाइड करते जाते हैं। डिवाइड करेंगे 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। ये लोग ऐसे करते जाते बढ़ते 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 बढ़ते, ये मैंने एकदम ड्राई फॉर्म में हो जाएगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये लोग इसको फेंक देंगे बाहर। तो ये स्पोर्स थे, फेंक देंगे तो स्पोर्स अब फैलकर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो अब बड़े पनपेगा, अपना न्यूट्रिशन लेकर बड़ा होगा। तो ये कंडीशन कब होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में। अच्छा, रिसेंटली ये भी पता चल गया है कि ये लोग बहुत ही सिंपलर फॉर्म में, लेकिन रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत दिनों तक हम लोग सोच रहे थे कि बैक्टीरिया नहीं करते हैं, लेकिन अब देखा गया कि डीएनए तो इनके पास होता है, हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड से पढ़ेंगे। तो ये डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम करके एक वन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ये पाया गया है। तो ये था आपके बारे में, और ये था आपका फिगर जो कि एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं, हमने क्या कहा कि मोनेरा जो है, मोनेरा इस ग्रुप में कौन है, हम लोग हैं कि बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ना, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर कहा गया था। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई नहीं है इसका मतलब आंसर मत कहिए कि गलत हो गया। आपको अगर दे दिया गया चॉइस में कि बैक्टीरिया द सोल मेंबर, कहीं लिखा नो दे आर नॉट द सोल मेंबर, तो आपको सर ने तो कहा था कि बैक्टीरिया नॉट द सोल मेंबर। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका बैक्टीरिया द सोल मेंबर ही है मोनेरा का। ये आपका आंसर नहीं चेंज होना चाहिए। मैं समझाने के लिए ये बात बोला, क्योंकि मैं पाया हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, ये भी मोनेरा में गिना जाता है। ये तो आपका है ही नहीं क्या बैक्टीरिया, इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होना चाहिए, इसी तो उसको मैंने प्लांट्स पे रखा गया था पहले, तो इसके पास सेल वॉल नहीं है। ये लोग एक्चुअली स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। याद रखिए, मैं ये रिवाइज 3 बार डाल देता हूँ। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है, कौन है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। याद रखिए, क्यों मैं कह रहा हूं, कहने का कारण है, चैप्टर के एंड में एक आएगा सेक्शन जिसमें मैं वायरस पढ़ाऊंगा, और उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वायरस सबसे छोटा है या ये माइकोप्लाज्मा है। एक्चुअली वायरस के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसमें किंगडम्स में क्यों नहीं कर रहे हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझने की बात है। लिखा हुआ है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि क्या है कि ऑक्सीजन लेता ही नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन लेता है माइकोप्लाज्मा। जब ऑक्सीजन नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब वो एनारोबिक करता है, यानी कि इसको कहते हैं मैंने फैकल्टी वे, मैंने कहा जब जरूरत हुआ लिया, नहीं तो नहीं लिया। तो मैंने जरूरत हुआ तब लिया, नहीं है तो लिया, नहीं है तो नहीं लिया, काम चला लेगा, ऐसा व्यवस्था है। ये लोग ज्यादातर होते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक माने क्या होता है, जो डिजीज तैयार करते हैं, बीमारी तैयार करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। तो यही छोटा सा था माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये भी लेकिन मोनेरा में ही आते हैं। तो मोनेरा में हम लोग एक तरह से 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए ना, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक ट्रू बैक्टीरिया है, और ये क्या पढ़ा हमने, माइकोप्लाज्मा। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आप पढ़े मोनेरा में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब
धीरे धीरे आप लोगों को PYQs में भी आपका एंट्रेंस करवा रहे हैं। अब क्वेश्चंस कीजिएगा, थोड़ा हल्का दूंगा आज, बढ़ाऊंगा क्वांटिटी को धीरे धीरे, जैसे आप अडेप्ट कर लोगे। अभी तो चैप्टर भी समझना जरूरी है ना, उसके बाद PYQs तो होते रहेंगे, होंगे, अच्छी तरह से मैं कराऊंगा। तो देखिए पहला PYQ ये 2020 का आप देख रहे हो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए ये वर्ड या बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट। ये क्या है? इनकरेक्ट। आपको गलत, इसमें इसमें 3 सही है, इसका मतलब एक गलत है, उस गलत को खोजना है आपको। क्या खोजना है? किसके बारे में इनकरेक्ट खोजना है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब देखिए मैं पहले नीचे से चलता हूं, कोई कारण हो सकता है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि धूप लेकर, सनलाइट लेकर ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये तो कहा गया था ग्रीन, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये हायर प्लांट्स के जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हायर प्लांट तो यही करते हैं ना, तो ये वाला सही नहीं है, इसके इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के हिसाब से सही नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, ये सही है। गलत जो है वो हमको लेना है, आप बबलिंग करोगे गलत वाले का। उसके बाद दे हैव क्लोरोफिल, ए मैंने ऐसे किया था, याद कीजिए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स का आ गया था, ये भी सही है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, मैंने कहा था पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होंगे वहां ब्लूम्स तैयार करते हैं, भी सही है। बचा तो आपका नीचे से मैं इसी से किया, सब सही वालों को कर दिया। अब देखिए ये दे लैक हेट्रोसिस्ट, मैंने आपको नॉस्टॉक का फिगर दिखाया और उसमें भी लिखा हुआ था ब्लू ग्रीन एल्गे, लिखा हुआ था ना, तो उसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कहा वहां पे देखिए इसके पास में क्या है, ये है हेट्रोसिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम लगता है। तो वो चीज जो है इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो ये आंसर आपका राइट आंसर है। ऐसे क्रॉस कर रहा हूं लेकिन दिस इज द आंसर। आंसर यहाँ पे क्या है? 1, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते सिंपल है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको राइट दिया होगा, आप राइट खोज, आप रॉन्ग नहीं खोजोगे, राइट खोजोगे तो कहाँ चलेगा। यहाँ पे इनकरेक्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड किंगडम में, वो भी यूनिसेलुलर है। अंतर क्या है? फर्स्ट मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल वाला था, ये यूनिसेलुलर है। ये किस तरह का सेल इसके पास में? यूकैरियोटिक है, मतलब एडवांस्ड। यू माने होता है एक्चुअली ट्रू, यू बैक्टीरिया आपने देखा, ट्रू बैक्टीरिया। यू कैरियोटिक सेल माने, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल यू कैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो माने अभी ठीक से नहीं बना, अभी फर्स्ट स्टेज में है या प्रीलिमिनरी स्टेज में है। तो प्रोकैरियन, प्रो न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के उसी से मेम्ब्रेन अभी नहीं बने, इसलिए उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किनको कहेंगे, देखिए ये भी सिंगल सेल है लेकिन यूकैरियोट्स है। तो ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज के किंगडम को नहीं डिफाइन किया गया। इसके बाउंड्री मतलब हो गया सेल वॉल लेंगे नहीं लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब हम देखे ही नहीं है। हम देखें कि भैया इसके पास में एक सेल है, दूसरा क्या देखें, ये यूकैरियोटिक है, मैंने कहा यूकैरियन है, इसमें मैंने न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, तो लो इसको रख दो इसमें, इसमें जो भी आए सबको उठा लो, इसमें रख दो। किसको? किसमें? प्रोटिस्टा में। तो इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? देखिए ट्राइसोफाइट्स, डीनोफैट, इसको डाइनो भी कहते हैं, डीनो भी। ऐसे में डीनो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए डाई भी कह सकते हैं, डीनो भी कह सकते हैं आप। डाई या बाई माने कि आप दो, डीनो फ्लैजिला मैंने डाइनो फ्लैजिलेट्स, इसके दो फ्लैजिला है। यूग्लियनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा जो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में ही ज्यादा पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इसको बोल रहे वेल डिफाइंड नहीं है, इनका लिंक आप एनिमल किंगडम वालों से मिल जाएगा,
कि एनिमल जैसे बिहेव कर रहे हैं, प्लांट वालों का जैसा मिल जाएगा, प्लांट जैसे बिहेव कर रहे हैं, और फंगाई वाला भी मिल जाएगा आपका, या फंजाई वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यूकैरियोट होने के चलते इनके सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और अदर मेम्ब्रेन सभी आ जाएंगे ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन बाकी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। इसमें किसी किसी के पास में फ्लैजिला होता है, किसी किसी के पास में सिलिया हो सकता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। तो असेक्सुअली करेंगे तो वही फ्यूजन होगा, बाइनरी फ्यूजन कहिए चाहे जो भी फ्यूजन कहिए, टूटेगा सेल दो हिस्सों में ऐसे कर। और अगर सेक्सुअल होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाता है, वो फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर बेबी बन जाता है। इस तरह से प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं। अगले स्लाइड में चले। अब हम 5 तरह के प्रोटिस्टा के ग्रुप्स पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में 5 तरह के हैं ग्रुप्स यानी कैटेगरीज, उनको पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी क्या है, नाम तो मैंने दिखा दिया पांचों का। अब देखिए एक एक के बारे में पढ़े हम। ये क्या है, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स इसमें क्या आते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डाई एटम्स कहते हैं एंड गोल्डन एल्गी कहते हैं। गोल्डन एल्गी समझिए, एल्गी नहीं है, ये नाम है इसका, इसको डेस्मिड्स भी कहते हैं, इसको गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड्स कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में, सॉल्टी वाटर में मिल सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप, ये वन सेलर होगा तो कौन माइक्रोस्कोप नहीं होगा, सब कॉमन सेंस है। और ये लोग चूंकि ये लोग क्या, प्लैंकटन माने बहुत सारे ग्रुप बन जाता है सेल का, और फ्लोट करते हैं पैसिवली, कहाँ पे, करंट, वाटर करंट पर। इनके पास फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सब नहीं, मोस्ट ऑफ देम। कहीं भी कोई मैंने ऐसे वर्ड में सभी नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम लोग स्पेशली इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बारे में, गोल्डन एल्गी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, खाली समझेंगे गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड भी कहते हैं। और डाई आइटम्स के बारे में देखिए, मैं येलो कर हाईलाइट कर दिया हूँ समझाने के लिए। इन डाई आइटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू ओवरलैपिंग शेल्स which fit together in a soap box। मानिए एक सोप का बॉक्स है आपके पास, नीचे वाला जहाँ सोप रखते हैं आप यहाँ पे, ठीक। और दूसरा आपका कैसा होगा केस का, ऐसे सोप है आपका, सोप है, केस का दूसरा हिस्सा ऐसे होगा ना, ढक्कन जैसा। तो इनका सेल वॉल जो है ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स, इनका सेल वॉल जो है दो ओवरलैपिंग शेल्स से ऐसे ही बनता है, और ये फिटिंग ऐसे हो जाता है जैसे सोप का बॉक्स फिट कर जाता है, उसी तरह से। वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। तो वॉल्स में सिलिका होता है, सिलिका आप समझते हो, बालू, ठीक है। तो ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं। इसी से जब ये मर जाते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ देते हैं अपने हैबिटेट में, और ये सालों साल ये वैसे ही पड़े रहते हैं। इसको हम डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। वो मिट्टी बालुई मिट्टी जो है वो एक्चुअली क्या है, डायटम्स का ही रेसिड्यू है, तो उसको डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। चूंकि वो बालुई है, खुरदरा है, गीटी है, खुरखुरा है, जिस सॉइल को हम लोग यूज करते हैं, रुखरदार को या खुरखुरा कोई चीज उसे रब करने से वो चीज पॉलिश होता है। श्रीस कागज आप सुने होंगे, बहुत लोग यूज करते हैं दीवार को घसने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए, वो बालू का ही एक लेयर होता है। तो ये जाके दुकान में जहाँ रंग करने का सामान मिलता है, श्रीस कागज दीजिए, वही देगा, क्या देगा, ऐसा ही कुछ देगा। तो पॉलिश करने के लिए या फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए डायटम्स को यूज करते हैं। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स मैं लिख देता हूँ, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन किसको कहा गया है, डाई एटम्स को कहा गया,
ठीक है, ये याद रखिएगा। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द, क्योंकि ये तो यानी कि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर सके। प्रोड्यूसर्स माने फोटोसिंथेसिस करते होंगे। ये था आपका क्राइसोफाइट्स के बारे में। हम नेक्स्ट वाला सेकंड ग्रुप को पढ़ते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने कहा था डीनो फ्लैजिलेट्स। तो आप डीनो भी कह सकते हो, डाइनो भी कह सकते हो, डाई वन टू। तो टू फ्लैजिला होने वाले, फ्लैजिला समझते हो, फ्लैजिला ऐसे थ्रेड जैसी चीज होता है। तो दो फ्लैजिला वाले जो है उनको हम डीनो या डाइनो फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये जनरली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। डिपेंड करता है कि इनके पिगमेंट सेल्स में जो पिगमेंट है कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनका वॉल जो होता है, सेल वॉल, स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बना हुआ है आउटर सरफेस में। आप ये देख पा रहे हैं बहुत स्टिफ है, ये जो पोर्शन है इसका बहुत स्टिफ है। और मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम के पास में दो फ्लैजिला होते हैं। देखिए, एक फ्लैजिलम ये है और दूसरा फ्लैजिलम ये है, समझे। तो वन फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडली है और दूसरा ट्रांसवर्सली। कहाँ से निकला है, यहाँ फरो है, सेल वॉल के बीच में फरो है, वहां से ये दोनों फ्लैजिला निकले, एक ऐसे एक ऐसे, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली निकला हुआ है। और एक पर्टिकुलर हम डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ेंगे। रेड कलर, बहुत सारे कलर में बताया, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। रेड वालों के बारे में बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलक्स, ठीक है। ये मल्टीपल माने मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत रैपिडली, और सी करते हैं तो सी के पानी, मरीन है ना, तो सी के पानी को लाल कर देते हैं। इतने सारे पैदा करते हैं एक साथ में, इतने तेजी से पैदा करते हैं कि रेड कलर हो जाता है सी का वाटर। उसको रेड टाइड लोग कहते हैं। लेकिन ये है रेड कलर का जो टाइड, वो लोग एक टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं और लार्ज नंबर में क्या करते हैं, अदर मेरीन एनिमल्स एंड वो मार देते हैं। बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। तो इस तरह से ये अच्छे नहीं है। तो वो लाल कलर का वाटर हो गया तो बहुत खुश हो जाओगे, देखो कितना रंगीन लग रहा है। लेकिन मछलियों को तो मार देगा, वहाँ पे और भी मरीन एनिमल्स हैं उसको भी मार देगा, क्योंकि पॉइजनस टॉक्सिन सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो कि दूसरों को मार देते हैं। तो ये था डाइनोफ्लैजिलेट्स और ये उनका शक्ल है, ठीक है, ऐसे देखने में बनता है। आगे चलते हैं। दो ग्रुप्स आपने पढ़ लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश कीजिए उसमें से चूज करने में आपको सुविधा होगी, इसलिए मैं दो ग्रुप्स का आकर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। Which of the following organisms are known as the chief producers in the ocean? ये आपका नीट का है, ऐसा नहीं है कि मैं जो खिलवाड़ में दे रहा हूँ। आपका 2018 का क्वेश्चन है, जब एक्चुअली एनटीए शुरू किया था ऑर्गेनाइज करना। उसके पहले तो नहीं होता, भले नीट का आया था, एनटीए नहीं ऑर्गेनाइज करता था, अभी तो एनटीए करता है। इस टाइप के क्वेश्चन से एनटीए दे सकता है। देखिए, इसमें आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, डीनोफ्लैजिलेट पढ़ा है, डाई आइटम्स। तो मैं एक चीज बता दूं, आप चूंकि ये नहीं पढ़े तो मैंने पहले ही काट देता हूँ। अब आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, इन दोनों में से किसमें मैंने कहा कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस होते हैं। डीनोफ्लैजिलेट के बारे में ऐसा कुछ कहा मैंने, फ्लैजिलम के बारे में कहा, उसके लॉन्गिट्यूडनल एक होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। दूसरा मैंने कहा कि बहुत सारे कलर के पाए जाते हैं। तीसरा मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर रेड कलर होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, रेड सी वाटर को रेड कर देता है, उसको रेड टाइड कहते हैं, लेकिन वो हार्मफुल सिक्रेशन करता है, मरीन एनिमल्स को मार डालता है। तो वो तो है नहीं, तो कोई और होगा, कौन होगा, डाई आइटम्स, ठीक है। ये आंसर, सिंपल आंसर। हाँ, आपको बहुत, मैं देखिए, मैं ये जब पढ़ा रहा था आइटम्स में लिखा चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, क्यों, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, एनसीईआरटी से ही आएंगे, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी। बायो का यही मंत्र है कि आप लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड भी कीजिए, पढ़िए भी, बार बार पढ़िएगा ना, कोई चीज छूटा रहेगा फिर से आपको आ जाएगा दिमाग में। अब थर्ड ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, ये है यूग्लिनॉइड्स। तो मेजॉरिटी ऑफ इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है ये वाटर में होता है, लेकिन कौन से वाटर में, फ्रेश वाटर में होता है।
और ये भी कौन सा फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब रनिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब समझते हैं, रिवर वाटर रनिंग वाटर, फ्रेश वाटर। लेकिन एक लेक है, पॉन्ड है, वहां पे रनिंग वाटर नहीं है, वो स्टैग्नेंट वाटर। ये लोग ज्यादातर पॉन्ड, लेक में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल के बदले क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसेल, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर सेल वॉल के बदले में ये है यूग्लेना। इसका नाम क्या है, यूग्लेना। इसका यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, ये सेल वॉल नहीं, सेल वॉल के बदले में इसके पास, देखिए सेल वॉल पहले समझ लीजिए कि सेल वॉल सबके पास होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जरूरी होता है, तो सेल वॉल जरूरी तो है नहीं, लेकिन सेल वॉल के रूप में अलग अलग एक चीज कवरिंग आ गया उसके पास में। क्या नाम है उसका, उसका नाम है पेलिसेल। और वो क्या होता है, प्रोटीन रिच एक लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है। और इसके चलते क्या होता है, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ से लचकदार हो जाता है। अब देखिए वहां पे हम लोग इसके आगे जो पढ़े, क्या पढ़े, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े ना। तो क्यों पढ़े, दो उनके पास फ्लैजिलम है, तो ऐसा नहीं है कि वही एकमात्र जो है ऑर्गेनिज्म उसको, तो इसलिए मैंने डाइनो नहीं कहा के मैंने क्या कहा था, डीनोफ्लैजिलेट्स। तो क्योंकि कुछ कुछ मोस्ट ऑफ के पास में तो होता था, किसी किसी के पास में नहीं भी होगा ना वहां पे भी। तो डाइनो वर्ड नहीं मैं कहता हूँ, डीनो मैं कहता हूँ उसी से। यहाँ पर भी देखिए इसके पास में भी दो फ्लैजिला, तो इनको क्या डाइनो कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये अलग ग्रुप के हैं, इग्लेनॉइड्स है। तो ये इनका फ्लैजिला कैसा होता है, दोनों फ्लैजिलम देखिए, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। देखिए ये वाला लॉन्ग है, देख रहे हैं कितना बड़ा है, और ये वाला देखिए शॉर्ट, छोटा। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर सकते हैं। बट सनलाइट जब ना मिले तो खाना बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन खाना बनाना बंद करके मर नहीं जाते हैं, हेट्रोट्रोप्स बन जाते हैं, और फिर वो स्मॉलर अदर ऑर्गेनिज्म पर अपना खा पी कर जिंदगी जीते हैं। देखोगे कि जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स माने क्या, वही क्लोरोफिल, ए बी, ये सब हायर प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वही इनके पास में भी है पिगमेंट्स। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको। तो ये था थर्ड ग्रुप, यूग्लिनॉइड्स। तो देखिए चैप्टर आपको हार्ड नहीं है, इतने सारे डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन करने मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसको आपको बाय हार्ट करना है। यही मेन इसका इस चैप्टर का प्रॉब्लम है। तो अब फोर्थ ग्रुप देखते हैं। फोर्थ ग्रुप क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। क्या, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स येलो लेकिन सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक माने सड़े गले ऑर्गेनिक चीज खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये बॉडी इनका कैसे चलता है, लॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, माने जो डिके कर रहे हैं, लीव्स पर जमीन पर गिर गया है या जमीन पर पत्ता गिर गया है, उसी को खाते खाते इनगल्फ करते करते ऑर्गेनिक मटेरियल को आगे बढ़ते हैं। जब सुटेबल कंडीशन होती है, यानी कि बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे ट्विग्स हैं, तो ये लोग बहुत सारे बच्चा पैदा करते हैं, बहुत सारे सेल निकालते हैं। बच्चा तो नहीं पैदा, वहाँ बच्चा करते हैं, लेकिन वो तो इंडिविजुअली एक एक होगा ना, लेकिन एग्रीगेशन है, ग्रुप बन जाता है, इतना ज्यादा पैदा करते हैं कि ग्रुप लगता है कि एक चीज है, एक ही चीज है, इतना नजदीक रहते हैं। और उस ग्रुप का एग्रीगेशन को हम लोग कहते हैं, एक नाम देते हैं, प्लास्मोडियम। और ये प्लास्मोडियम जो है ना, सेवरल फीट तक फैल सकता है, ग्रो करके, ठीक है। लेकिन तो कब ये सेवरल फीट तक, बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए थे सरे गले खाना, उसके लिए पत्ते थे, डिकेइंग ट्विग्स थे, सारे थे, खा रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, पूरा इलाका यहाँ पे भर दिया अपने बच्चों से, लगेगा कि एक कोई मास ऑफ थिंग है ऐसे। लेकिन जैसे ही मान लीजिए किसी कारण से विंटर सीजन आ गया, अब तो बरसात में बहुत सारे उनको मिला डिके खाने के लिए, विंटर सीजन आ गया तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। अब उनके लिए वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये जो प्लास्मोडियम है डिफ्रेंशिएट कर जाता है, डिफ्रेंशिएट करना ब्रेक डाउन कर जाना, ब्रेक तो टूटना, ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं।
टूट कर ये लोग क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। अभी ये जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये लोग एक मास बना दिए थे, अब यहाँ से टूट जाएगा एक हिस्सा, ये टूट जाएगा हिस्सा, ये टूट जाएगा, एक साथ में लोग थे, अलग अलग हो जाएंगे, टुकड़ी हो जाएंगे। और ये लोग एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाना शुरू करेंगे जिसमें स्पोर्स हो जाएंगे उसके टिप पर। यहाँ पे बॉडीज बनाएंगे जहाँ पे इनके यहाँ पे स्पोर्स हो जाएंगे, और ये स्पोर्स जो है इनके पास ट्रू वॉल्स होंगे, स्पोर्स के पास में वॉल होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये वॉल जो होगा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, बहुत हार्ड होता है, टफ होता है और रेजिस्टिव होता है। हर एडवर्स कंडीशन को वो क्या कर सकता है, वो एडवर्स कंडीशन ओवरकम कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। और मैंने बहुत साल दे सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों तो वो ऐसे वो सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में, समझे। और ये स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होता है, एयर करंट से, हवा बहेगी, उनके स्पोर्स उठ के चले जाएंगे, यहाँ से फ्लोटिंग बॉडी से स्पोर्स निकला, हवा बहा, इसमें लेके दूर दूर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो क्या करेगा, वहाँ फिर ग्रो करना शुरू करेगा, नहीं तो वैसे के वैसे वो सालों साल पड़ा रहेगा। कौन, स्पोर। ये था आपका स्लाइम मोल्ड, और ये है स्लाइम मोल्ड का एक फिगर जो एनसीईआरटी का ही है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब आपको नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। वैसे चाहोगे तो कुछ नहीं है, देखिए न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म है, यहाँ पे एक्टोप्लाज्म है, ये सब आप जान सेल पढ़ोगे तो ये सब आएगा। लेकिन इस चैप्टर में आपको लेबलिंग केवल नॉस्टॉक का मैं बताया, वो आपको जानना है, बाकी सबका जस्ट फिगर आपको पहचानना सीख जाइए। देखिए मैं बताया ना कि ऐसे कुछ बन जाएगा, बन गया ना ऐसे, देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये फिगर दिखा के आपको समझाया जाएगा कि स्लाइम मोल्ड कैसा होता है। तो ये हो गया आपका चौथा ग्रुप। अब हम चलते हैं पांचवें ग्रुप में, जो लास्ट ग्रुप है किसका, प्रोटिस्टा का, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स। अब इनके इस प्रोटोजोन्स में भी चार तरह के होते हैं, चार तरह के इन सब ग्रुप्स होते हैं इनके। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं। फिर पांचवा ग्रुप कौन है, प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन्स के अब आपके फिर सब ग्रुप्स हैं 4, हम चारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, चलिए। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, पहला नंबर, ये लोग प्योरली हेटेरोट्रॉफ्स है। ये पहले इनको सारे के सारे को हम लोग एनिमल किंगडम में लेते थे, यूनिसेलुलर होने के चलते और ईकैरियोटिक सेल होने के चलते इनको हम लोग भगा दिए, कहाँ, एनिमल किंगडम से फेंक दिए हम लोग, कहाँ, प्रोटिस्टा में। और ये लोग तो हेटेरोट्रॉफ्स में खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, छोटे छोटे जीव हैं कितने, यूनिसेलुलर। तो ये लोग प्रीडेटर्स हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। प्रीडेटर एंड पैरासाइट में क्या अंतर है, पैरासाइट वो होते हैं जो कि उस होस्ट के साथ में रहते हैं, होस्ट के भीतर में रहे या बाहर में रहे, और होस्ट से ले लेके खाते हैं, कुछ देते नहीं। प्रीडेटर क्या है कि अटैक करके छीन के खा लेना, उसके साथ में नहीं रहना, उसको मार के डालना है। तो दोनों तरह से ये लोग काम करते हैं। इनको कहा जाता है, ये लोग प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, देखो एनिमल्स में ही काउंट किया जाता था, अब इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया एक सेल वाले हैं तो इनको एनिमल्स में रख नहीं सकते हैं, मजबूरी में इनको अलग कर दिए हैं, तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हो गए। 4 मेजर ग्रुप्स इनका है प्रोटोजोन्स, अभी मैं बताया। पहला ग्रुप चलिए, ये है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। एमीबॉयड अमीबा एक एग्जाम्पल में देख बता रहा हूँ। एमीबॉयड माने होता है कोई बिना शेप वाला, ये कोई शेप नहीं है, अभी ऐसा रहेगा, कभी वो फिर ऐसे बन जाएगा, फिर वो ऐसे बन जाएगा। शेप जो चेंज है उसको कहते हैं एमीबॉयडिक शेप, ठीक है ना। तो एमीबॉयडिक या एमीबॉयड और प्रोटोजोन जो होते हैं, दो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, एक तो एमीबॉयड ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, एमीबॉयड बोल रहे हैं, एमीबा पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग एंटी अमीबा। अमीबा एंड एंटी अमीबा में थोड़ा सा मैं फर्क देना चाहता हूँ।
पहले तो अमीबा बता दूं, उसके बाद आपको एंटी अमीबा के बारे में बताऊंगा। तो ये लोग रहते कहाँ देखें, पहले फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में सबसे पाए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मूव करते हैं कौन, एमीबॉयडिक मूवमेंट प्रोटोजोन्स, ऐसे होता है, देखने में होता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने क्या होता है, स्यूडो, स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, फॉल्स, ठीक है ना। तो स्यूडोपोडिया, पोडिया का मतलब क्या होता है, पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है, पैर, पोडिया, पद कहते हैं ना, पद, 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 पद घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, तो उसी तरह से पद समझिए, पदिया या पोडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। इनके पास फॉल्स फीट कैसे बनता है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए एक ये अमीबा है, इसने देखा यहाँ पे खाना है, वो क्या करना शुरू करेगा, इधर से ये अपना बॉडी का हिस्सा कंटेंट को हटा के इधर आपका बढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसे देखिए पैर लग रहा है उसका बन रहा है, और धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे से इन्गल्फ कर देगा, ये उसका बॉडी यहाँ पे चला आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इन्गल्फ करने के लिए वो क्या करता है, पहले अपना शक्ल बदलता है, ऐसे कर लेता है, फिर वो ऐसे कर लेता है, ऐसे बदलते रहता है। तो ये स्यूडोपोडिया, ये जो पैर उसके, इसको हम लोग नकली पैर कहेंगे ना, क्योंकि ऐसे था वो, तो पैर था ही नहीं, जब जरूरत पड़ा तो पैर बन गया, तो इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं हम, ठीक है। तो ये अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक है। एमीबॉइड मूवमेंट भी हम उसी से कहते हैं कि उस अपना शक्ल चेंज करके कोई मूवमेंट करे तो उसको हम लोग, उसका एक स्ट्रक्चर अपना परमानेंट नहीं होता है, तो उसको हम एमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। Marine forms have silica shells on the surface. मरीन माने करेंगे फ्रेश वाटर एंड सी वाटर ना, तो सी वाटर वाला जो उनके पास में भी सिलिका, वही बालू वाला जो है कवरिंग का उसमें शेल होता है, मजबूती देता है, प्रोटेक्टिव एक कैरेक्टर बन जाता है उसका। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा, एंटामीबा का मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे डिजीज चैप्टर में, जब पढ़ेंगे एंटामीबा का बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। एंटामीबा अमीबा जैसे होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स है। कहाँ पे होता है ये, हमारे आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना मल पड़ गया है, मरोड़ के टॉयलेट हो रही है, ये करवाता है ये एंटामीबा, हमारे पेट में चला जाता है, ये पैरासाइट के रूप में रहता है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो हमको तकलीफ देता है, हम लोगों को दवा खाना होता है, फिर उसको मारते हैं हम एक तरह से, और फिर जाके हम स्वस्थ होते हैं। तो ये है एंटामीबा। अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को, ये मेंबर्स जो होते हैं, ये लोग फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड जब बोलते तो क्या होंगे, बस में फ्लैजिला होगा। जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज को, जब भी पैरासाइटिक हो गए ये लोग ज्यादातर डिजीज देते हैं, हम लोग को बीमारी देते हैं। जैसे एक है ट्राइपैनसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी है, कौन देता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ये बीमारी का एग्जाम्पल है। स्लीपिंग सिकनेस हमको किससे होती है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रोटोजोआ के पास में फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला समझते हो, बड़े बड़े ऐसे थ्रेड लाइक थिंग्स होंगे, थ्रेड लाइक बड़े बड़े थिंग हो, आउटग्रोथ हो सेल के ऊपर से, तो उसको हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। और छोटे छोटे होंगे तो क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको लेकिन हम लोग फ्लैजिलम नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फ्लैजिला नहीं कहेंगे, इसको सीलिया कहेंगे। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आ गया, उसके बाद उसी का फिगर है। सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या आता है, ये है पैरामीशियम, क्या है ये, पैरामीशियम। इसके बाद सीलिया है पूरे बॉडी में। सीलिया वो क्या करता है, जैसे जैसे पंखा नहीं करता है, पानी को जो ठेलता है, खाना को ठेलता है जैसे करके, ठीक है, वो सीलिया सारे के सारे काम करते हैं और चीज को ऐसे टानते हैं उसको अपने बॉडी को, उसके बॉडी के भीतर में, ठीक है।
इस तरह से वो कोशिश करता है और खाना नजदीक लाता है। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। तो सिलिया ऐसे तैरने के लिए आप 2 हाथ से चलते हो ना, ऐसे चलाते हो तैरते हो, उसको हजारों हाथ ऐसे हैं, छोटे 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 छोटे, तो सारे के सारे सिलिया ऐसे ऐसे होते हैं। तो बहुत वो लोग एक्टिवली मूव कर सकते हैं पानी में, एक्वेटिक है ये लोग। दे हैव अ कैविटी, इनके भीतर में कैविटी देख रहे हो ना, ये कैविटी है, कैविटी है दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। यहाँ से वो खुल जाता है, यहाँ से घुस सकता है कोई चीज, कुछ घुस सकता है। दे ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस से बाहर खुला हुआ रहता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया causes water laden food to be steered into the gullet। अब उस गलेट या गलेट समझिए यानी कैविटी में, पेट समझिए उसके, तो पेट में खुला हुआ है सिलिया है, तो ऐसे 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 जगह सिलिया जो है पानी जब देखता है पानी में कुछ खाना है तो ऐसे मारता है और वो पानी समेत खाना भी चला जाता है, उसको खाना मिल जाता है गलेट में, पेट में उसके खाना चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और ये है पैरामीशियम जिसको आपको पहचानना है अगर ड्राइंग दे दी जाए। याद रखिएगा ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट होगा, याद रखिएगा 3D में नहीं होगा। आप 3D एग्जाम फिगर्स मत देखा कीजिए, आप हो सकता है आप जाके देखोगे एनिमेटेड फिर कोई वीडियो, वहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, अमीबा बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं तो ऐसे स्केचेस बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी है आपके लिए, ये ड्राइंग काफ़ी है आपके लिए। क्यों? इसी तरह की ड्राइंग आएंगे ना तो आप उस तरह का देख कर क्या करो, पहचान नहीं पाओगे आप। तो जो पहचानोगे उसी को तो देखोगे, तो इसी को देखो आप, यही आपके काम का है, इससे आगे आपको कुछ करना नहीं है। अब लास्ट हम चले आते हैं, कौन है? स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़े हम। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ये भी हम पढ़ेंगे क्लास 12। स्पोर लाइक स्टेज होता है इनका जो कि इन्फेक्शियस होता है। द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस माने क्या होता है? सबसे बदनाम, इनफेमस। इनफेमस कौन है? इनफेमस में प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम विवैक्स नाम सुना हो आपने, जो मलेरिया पैरासाइट है। तो आपको जितने सारे होते हैं मलेरिया टाइप, सारे के सारे आपके प्लाज्मोडियम ही एक ऐसा प्रोटोजोन है जो एक्चुअली 2 होस्ट में रहता है। किसके किसके बीच में रहता है बताइए? एक तो हमारे पास आता है इस फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में आता है, स्पोर लाइक स्टेज उसका होता है, तब वो हमारे बॉडी में होता है और हमें इन्फेक्शन देता है, मलेरिया देता है। कैसे देता है इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारे चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पढ़ने वाले तो उसको अगर हम जान जाए कि पढ़ना है तो थोड़ा चाव से या अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बता दूं आपको, तो ये इन्फेक्शियस कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में ये रहता है, कैसे आता है कभी जानते हो? मच्छर काटता है तो आपको मलेरिया होती है। मच्छर मलेरिया नहीं देता है, ये प्लाज्मोडियम कारण है मलेरिया का। मच्छर के बॉडी में वो जो मच्छर जो है किसी बीमार आदमी के, ऐसे मच्छर आपके घर में अगर है, आप उसको एक तरह से पोस पाल के रखे हो और ये ध्यान रखे हो कि मच्छर कहीं बाहर नहीं जाता है, आपके घर में ही रहता है, और आपके घर में किसी को मलेरिया नहीं है, तो वो मच्छर आपको मलेरिया नहीं देगा। हाँ काटेगा जरूर, खून भी निकाल देगा, लेकिन मलेरिया नहीं देगा। मलेरिया कब देगा? वो जब उसको आप कहीं कहिए जाओ घूम के आओ, घूमने जाते हैं, उसको खाना चाहिए। खाना क्या है उसका? खून। खून चूसता है जाके लोगों का, जब चूसता है तो क्या होता है, किसी बीमार आदमी जो मलेरिया हुआ है उसको चूस देता है, वहां से वो प्लाज्मोडियम उठा लेता है, और जब आकर फिर हमको काटता है तो उसके नली से हमारे बॉडी में जब वो इंजेक्ट कर रहा है, सक कर रहा है ब्लड, तो इंजेक्ट करता है वो प्रोटोजोन, और ये प्रोटोजोन आके हमारे बॉडी में धीरे धीरे अपने खानदान को बढ़ाते हैं और फिर हमें मलेरिया देते हैं, क्योंकि वो स्पोर लाइक जो स्टेज होता है उनका इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो ये था मलेरिया कैसे होता है, जानना जरूरी था, क्योंकि ये चैप्टर है आपके डिजीज के चैप्टर में, हम ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे। तो विच कॉजेस
malaria disease which has staggering effect on human population. हजार लोग हर साल अभी मरते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारे हम लोग नहीं जानते हैं, हजारों लोग मरते हैं हर साल, ये सारे के सारे। लेकिन मलेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रोटोजोन से ही होते हैं। जिस टाइम मैलिग्नेंट मलेरिया हो या कोई भी मलेरिया हो, सारा का सारा ये प्रोटोजोन ही करते हैं। तो ये था, हम लोग आज जो है इतना ही तक करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस चैप्टर करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और याद भी होगा। चलते हैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं हो, तो हो सकता है कुछ ऑप्शन ऐसे हो कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो मुझे तो हेल्प करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, जितना आप जानते हैं उसके हिसाब से तो हम तो हेल्प आप चेक कर सकते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें होती है, आपको लिखा हुआ है इनकरेक्ट या फिर लिखा हुआ है करेक्ट, तो यहाँ पे बच्चे बहुत बच्चे गलती करते हैं। रॉन्ग राइट लिखा रहता है तो कोई बात नहीं है, तो आप तो क्लियर समझ में आ गया भाई रॉन्ग वाला लेना है या राइट को लेना है, यानी कि आपको जो गलत है वो लेना है ना। टिक जो मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स कर दूंगा, यहाँ पे क्रॉस टिक करूंगा इस तरफ, नहीं लगेगा टिक वाला है, मैंने तीन राइट एक ही राइट होगा। राइट कौन सा होगा, जो रॉन्ग चॉइस होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, cell wall is present in the members of fungi and plantae. फंजाई एंड प्लांटेन दोनों में सेल वॉल होता है, ये बात ये कह रहा है। हाँ तो ये बात सही है, क्योंकि इसमें काइटिनिन होता है, काइटिन लिख देते हैं, और यहाँ पे सेलुलोज होता है, सेलुलोज। तो सेलुलोजिक सेल वॉल एंड काइटिनिन सेल वॉल होता है। सेल वॉल तो दोनों में है, किस टाइप का उससे मतलब नहीं है, तो ये बात सही हो गया आपका। दूसरा देखते हैं, मशरूम्स बिलोंग टू बैसिडियोमाइसिट्स। अब ये जो है सेक्शन इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप अभी नहीं पढ़े हो, इसको मैं राइट देता हूँ क्योंकि सही है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सीडोपोडिया और लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स। ये बात तो सही है, सीडोपोडिया जो है ऐसे लोकोमोटरी, ये सीडोपोडिया मान लीजिए एक चलने में भी हेल्प कर रहा है, इधर फिर बढ़ जाएगा, इधर आगे बढ़ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बात सही है, और फिर फीडिंग के लिए खाना पकड़ लेता है, इंगल्फ कर लेता है, तो ये तो सीडोपोडिया का काम है। बोलो दे आर स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, ये सही है, ये नहीं। ये तो मैंने आपको एक ड्राइंग दिया था और लिखा था मैं, एमीबॉइड मूवमेंट, एमोइबा, एमोइबा में पाया जाता है, चाहे मैंने ये इसमें, ठीक है ना, ये एमीबा में पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाया। स्पोरोजोन्स कौन सा, तो प्लाज्मोडियम बारे में बता रहा था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिससे क्या होता है, आपको मलेरिया होता है, तो इसमें तो नहीं होता ये सीडोपोडिया, तो ये हो गया आपका गलत। तो ये गलत होगा, तो निश्चित रूप से ये वाला सही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली हम रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी देता है, इससे हम लोग कहते हैं उसको पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन लिखा गया है एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। उस मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टर मैं बता दूं आपको, कि उसमें न्यूक्लियस भी है, तो उसके पास में वो मेम्ब्रेन नहीं है चारों तरफ, और कोई भी ऑर्गेनेल ऐसा नहीं है जो कि इसमें मेम्ब्रेन हो। हाँ उसके पास राइबोसोम्स हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो मेम्ब्रेनस कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, तो मोनेरा में हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि सब में तो पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मोनेरा में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, इन ऑल किंगडम। मोनेरा में होता नहीं है, तो उसमें कैसे कहेंगे उसका पावर हाउस। इस तरह से ये भी राइट है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या बना, आंसर हो गया
आंसर इज आंसर नंबर सी, ये रॉन्ग आंसर राइट चॉइस हो गया। समझ में आ गया? तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। रिवाइज कीजिएगा, बायो कुछ नहीं है, समझ में भी आएगी, बहुत इजी है। प्रॉब्लम ये है कि याद रखिएगा 50% मार्क्स आपको बायो से आता है 360। वो 360 कैसे आएगा, खाली ये समझने से नहीं आएगा। ये जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ, पॉइंट जो लिखा हुआ है उनको उतारिए, उतार कर अपने कॉपी में लाइए, रिवाइज कीजिए। मैंने कहा था ना कि डेली एक टाइम बना लीजिए रिवीजन का, उस समय आपको रिवाइज ही करना है और कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं पढ़ना है। खाली नया पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। नीट इज फॉर रिवीजन, नॉट फॉर जस्ट स्टडिंग, याद रखिएगा। आप रिसर्च कर रहे हो नहीं, आप जितना पढ़े उसको तैयार कीजिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग विथ मी। और ये मत भूलिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा ग्रोथ, आपका सक्सेस, दोनों एक साथ चलेंगे।